डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरशद है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे इस गांव को पिछड़ा हुआ गांव कहा जाता है क्योंकि इसकी दूरी शहर से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं और बहुत कम लोग हैं जिनके पास ज़्यादा बड़े खेत हैं। आम तौर पर लोग छोटे छोटे खेतों में घर चलाने जितनी फसल ही उगा पाते हैं। कुछ ही ज़मींदार हैं यहाँ पर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, बड़े खेत हैं, वो तो अच्छे अमीर हैं, लेकिन बाकियों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मेरे पिता भी इन्हीं में से एक छोटे किसान हैं और हमारे पास भी छोटी सी ज़मीन है जिस पर कम फसल ही उग पाती है। हम थोड़ी सी फसल, कुछ सब्जियां उगाकर अपने घर का गुजारा चलाते हैं। आसपास शहर ना होने के कारण यहाँ काम भी नहीं मिल पाता और शहर जाकर वापस आने में पूरा एक दिन लग जाता, तो मैं शहर में रहना भी नहीं चाहता था। जबकि पिताजी कहते कि हमें ये गांव छोड़ना होगा, शहर जाकर बसना होगा। तुम पहले शहर जाकर थोड़ा काम ढूंढ लो, उसके बाद वापस आ जाना और मुझे भी यहाँ से ले जाना। यहाँ रहने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहता था। घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था और मेरे पिताजी ने मुझे शहर भेज ही दिया। शहर में काम मिलना और भी ज़्यादा परेशानी भरा था। मैं पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाया था, तो मुझे काम ढूंढने में परेशानी हो ही रही थी। कुछ दुकानों पर पूछ रहा था, तो यहाँ लगी कुछ फैक्ट्रियों में भी मैं काम ढूंढता रहा और मेरे लायक कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं मेहनती तो था, लेकिन फिर भी जान पहचान चाहिए यहाँ काम ढूंढने के लिए। अंत में मुझे एक सरकारी दफ्तर में चाय पिलाने का काम मिल ही गया। यहाँ तनख्वाह भी ठीक ठाक थी और मैं कुछ पैसे गांव अपने पिताजी को भी भेज सकता था। 2 महीने तक मैं काम करता रहा और मेरी रुचि काम में होने लगी थी। यही काम करते करते धीरे धीरे कुछ पैसे तो जोड़ पाता। यहाँ पर किराए के मकान में मैं रह रहा था जिसका किराया बहुत कम था। कभी कभी सोचा करता पिताजी को यहाँ बुला लूँ। सच में यहाँ पर हमें बहुत सारी सहूलतें मिल रही थीं। गांव में हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं थे। पिताजी ने जो सोचा था वो सच था। गांव में हम रह नहीं सकते थे, हमें शहर की तरफ पलायन पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। यहाँ भी मैं पिताजी को बुला लूँगा, उसके बाद हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा और इस काम में इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते कि मैं पूरे परिवार को पाल सकूँ। यहाँ से मुझे कहीं और तो निकलना ही होगा। चाय पिलाते पिलाते मैं ज़्यादा पैसे कभी कमा नहीं सकूँगा, तो मैं यहाँ लोगों से मिलने लगा जो मुझे किसी अच्छे काम तक पहुँचा सके। मैं चाहता था कोई ऐसा काम जिसमें मुझे जल्दी से बहुत सारे पैसे मिल जाएं, या उसमें मैं ऊंचे पद तक पहुँच जाऊँ। कुछ तो कर पाऊँ, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता जा रहा था और अगले 5 महीने तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मुझे लगने लगा था कि सारी उम्र मुझे इसी तरह चाय पिलानी ही होगी, क्योंकि और काम मुझे मिल नहीं रहा था। इतनी तनख्वाह भी किसी और काम में मिल नहीं रही थी। यहाँ पर लोग अच्छे थे, उन्होंने मेरी तनख्वाह अच्छी रखी थी और मैं जिस को चाय पिलाता वो अलग से मुझे कुछ पैसे दे देता जो मैं जोड़ लेता। फिर भी मुझे कोई और काम ढूंढना ही था और मैं इस कोशिश में कब से लगा हुआ था। हमारे इस दफ्तर में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। वो मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करते। भले ही मैं चाय पिलाने वाला लड़का था, वो मुझे पूरी इज्जत देते। इसी के साथ मेरे गांव की कहानियां बहुत सुनते। हर किसी को मेरे गांव में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मेरा ये गांव जंगल के एक तरफ बसा था और जंगल के बीच में कई पहाड़ियां पड़ती थी। उन्हीं एक पहाड़ी के बीच एक ऐसी गुफा है जिसे बेहद खतरनाक गुफा कहा जाता है, और कहा जाता है कि किसी ज़माने में राजाओं ने उसी गुफा के अंदर सोना, चांदी और खजाना दफन कर दिया था, जिसे बाद में कोई ढूंढ नहीं पाया था। वो उस खजाने को कहाँ दफन कर पाए थे, हर कोई ढूंढता रहा लेकिन पता नहीं कर पाए।
उसे खतरनाक गुफा इसलिए कहा जाता है कि जितने भी लोग उसमें जाते हैं बहुत कम ही बचकर वापस आ पाते हैं, और जो वापस भी आते हैं वो चुप ही रहते हैं। वो किसी को सच्चाई बताने का दम नहीं रखते। इसके बाद सरकार ने उन गुफाओं को बिल्कुल बंद ही कर दिया। आर्मी वाले, पुलिस वाले आसपास रहते, वहाँ फॉरेस्ट रेंजर भी देखते रहते कि कोई उन गुफाओं के पास ना जाए। हमारे गांव में उस पहाड़ी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और मैं ऐसी कहानियाँ उस दफ्तर में सुनाया करता। हर किसी को एक नई कहानी। बहुत सारी कहानियाँ गांव में बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे और मैं बचपन में यही कहानियाँ सुनते सुनते तो बड़ा हुआ हूँ। मन में बहुत डर था उस गुफा का और मैं जिंदगी में उस गुफा को देख नहीं पाया। सरकार ने उस इलाके को बंद कर रखा है और उसे नेशनल फॉरेस्ट कहा जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते, कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो लोग देख नहीं सकते और वो ज़मीन आर्मी वालों के लिए है। बहुत सारी बातें थी और किंवदंतियाँ ज़्यादा थी जो उस ज़मीन के साथ जुड़ गई थी। भूत प्रेत की कहानियाँ, ऐसी और कहानियाँ जिसमें शैतानों ने उस ज़मीन पर कभी कब्जा कर रखा था, वो सुना सुना कर हमें बचपन में डराया जाता। और इन कहानियों को जब मैं इस दफ्तर में सुनाता, सब मेरे पास आकर चिपक जाते और इन कहानियों को सुनते रहते। मैं यहाँ इसी तरह मशहूर था जो उस गांव से आया था जहाँ खजाने वाली वो पहाड़ी है। हमारे इस दफ्तर में और शहरों से भी कई लोग आए हुए होते। ये वन विभाग का दफ्तर भी था, जबकि और भी कई सरकारी दफ्तर इसी के साथ जुड़े हुए थे। मुझे हर दफ्तर में एक साथ काम करना था, लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती और हर दिन एक नया चेहरा देखने को मिलता। शहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आया करते थे। मैं बाद में कई लोगों से बात भी करता और कुछ लोग तो मुझे पैसे देने को उतारू तक हो जाते। वो कहते उनका काम मैं किसी तरह अंदर से करवा दूं, वो मुझे पैसे दे देंगे। लेकिन मैं ईमानदार था, मैं पैसे लेकर कभी किसी का काम नहीं करता। अगर वो मुझे अच्छे लगते तो मैं वैसे ही अंदर जाकर उनकी बात करने लगता। सब मुझे ईमानदार मानते थे, मैं 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेता था। एक दिन हमारे उस दफ्तर के अंदर कुछ लोग थे। वो 4 लोग थे और दफ्तर के अंदर बहस किए जा रहे थे। वन विभाग के रघु सर, उनके कमरे में वो 4 लोग थे जो उनसे बातें कर रहे थे और वो आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो बहस कर रहे हों। मैंने कई और लोगों से पूछा जो उस दफ्तर में काम करते थे। उनका कहना था कि वन विभाग में कई बार सरकारी लोग आते हैं जो वहाँ कुछ परमिशन मांगते हैं, लेकिन रघु सर किसी को परमिशन नहीं देते। कुछ साल पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इस कारण परमिशन नहीं दी जाती। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मुझे सच नहीं बता रहा था। इस सच्चाई के बारे में सिर्फ रघु सर को ही पता था। जब वो 4 लोग बाहर चले गए तो मैं रघु सर से पूछने की कोशिश करता रहा और उन्होंने भी वो बात मुझे नहीं बताई। मैं अब उस दफ्तर से बाहर आ गया था चाय लेने के लिए। तभी मैंने उन 4 लोगों को देखा जो बाहर बैठे एक दूसरे से जैसे बहस कर रहे थे। वो कुछ करना चाहते थे जिसकी परमिशन रघु सर ने नहीं दी थी। तो मैं उन 4 लोगों के पास गया ये जानने के लिए आखिर बहस किस बात पर हो रही थी। बातों बातों में उन्होंने मेरे गांव का नाम लिया और मैंने झट से बोला, ये तो मेरा गांव है, आप किस बारे में परमिशन लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा उसी पहाड़ी की गुफा में वो जाना चाहते हैं, लेकिन रघु सर वहाँ हमें जाने नहीं देना चाहते, हमें परमिशन नहीं दे रहे। वहाँ आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो उस पहाड़ी के पास हमें जाने नहीं देंगे। मैं भी भौंचक्का था कि वो लोग उस पहाड़ी के पास क्यों जाना चाहते हैं। वहाँ पर तो कहते हैं भूत प्रेत है और इसी कारण लोगों की मौत हो जाती है। वो खजाना कोई ढूंढ नहीं पाता। वो 4 लोग अब मेरे जैसे आसपास आ गए थे और मुझसे पूछ रहे थे, तुम और क्या जानते हो उसके बारे में? मैंने एक एक करके कई कहानियाँ उन्हें सुनाई और वो मेरी बातों पर यकीन करते रहे। मैंने कहा हमारे गाँव में बुजुर्ग यही कहानियाँ सुनाते हैं। वो मेरी कहानियाँ इस तरह से सुन रहे थे जैसे उन्हें कोई खास मतलब हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम उस पहाड़ी का रास्ता जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता तो हूँ, लेकिन उधर जा नहीं सकता। बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे वो रास्ता दिखाया था और ये भी कहा था इस रास्ते पर कभी मत जाना, जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं रहना, आगे मत बढ़ना। वो ज़्यादा पूछते रहे, मैं उन्हें ज़्यादा बताता रहा। इसके बाद वो निराश से कहने लगे, वहाँ आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता, कैसे उस पहाड़ी तक पहुँचा जा सकता है? तो मैंने कहा अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना,
पुलिस वाले तो इलेक्शन में बिजी होंगे, आर्मी वाले भी वहां पर बिजी होंगे, तो उस पहाड़ी के पास बस फॉरेस्ट गार्ड ही होंगे। उन्हें चकमा देना तो बहुत आसान होता है। मेरी ये बात सुनकर जैसे उनकी आंखें चमक गई थीं। उन्हें यह भी पता था कि मुझे उस पहाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। उन्होंने मुझसे पेशकश की 5 लाख की। हम तुम्हें 5 लाख देंगे, उसके बाद अगर खजाना मिलता है तो उसमें भी हिस्सा दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं मना करता रहा, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। सारी उम्र में इतने पैसे कमा नहीं सकता था, और ये पैसे मुझे मिलने वाले थे सिर्फ उस पहाड़ी तक पहुंचाने के। मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें उस पहाड़ी तक पहुंचा ही दूं। उसी वक्त ये मुझे पैसे दे देंगे और बाकी का काम इनका। मैं आगे जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने उनसे सौदा कर लिया। वो भी अब तैयार हो गए थे। उन्हें मुझ पर यकीन था क्योंकि मैं उसी गांव का था। मुझे पता था कब आर्मी वाले होते हैं, कब पुलिस वाले होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी कितने बजे होती है। मैं उस पहाड़ी तक बड़े आराम तक उन्हें पहुंचा सकता था। मैंने दफ्तर में 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। मैंने कहा मुझे गांव जाना है, पिताजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वहाँ से वापस आकर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वहाँ लोग मुझे बहुत अच्छा समझते थे। उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। मैं उन 4 लोगों के साथ अपने गांव की तरफ निकल पड़ा था। उनके पास गाड़ी थी। मैं जिंदगी में पहली बार गाड़ी में बैठा था। हम जैसे ही गांव पहुंचे, मैं पिताजी को ये बता नहीं सकता था कि मुझे उस पहाड़ी की तरफ जाना है। मैंने पिताजी को कहा कि मैं इन्हीं के साथ उस दफ्तर में काम करता हूँ। ये शहर से आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मुझे काम दिया है। तो पिताजी भी उनसे अच्छी तरह से बात करने लगे थे। उन्होंने बातों बातों में उस पहाड़ी का किस्सा छेड़ लिया तो पिताजी सबको चुप करवाने लगे। मैंने बाद में इशारा करके उन लोगों को समझाया, हमारे गांव में उस पहाड़ी का नाम तक नहीं लिया जाता। डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। क्यों आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। हम उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे, अपना काम करेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा, आप आगे बढ़ लेना। वो मान गए और ये शाम का वक्त था। हमारे घर के साथ वाला घर खाली पड़ा था और वो वहीं पर रात गुजारने वाले थे। अगली सुबह 6 बजे ही हम जंगल की तरफ निकल पड़े। पिताजी को बताया था कि वो यहाँ जंगलों में खास तरह की रिसर्च करना चाहते हैं, इसीलिए शहर से आए हैं। पिताजी मान गए थे। इसके बाद हम उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। मुझे पता था सुबह के वक्त फॉरेस्ट गार्ड नहीं होते और हम उनके पार निकल जाएंगे। बाद में हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा, ना पुलिस ना आर्मी। हम उस जंगल के और अंदर की तरफ बढ़ निकले थे और वो 4 लोग मेरे पीछे थे। मैं उन्हें रास्ता दिखा रहा था और उस जंगल के बीच से रास्ता कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता याद है और बीच बीच में मैं भटका हुआ महसूस करता। यहाँ उस पहाड़ी की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए कोई पगडंडी नहीं बनी हुई थी। हमें जंगल के बीच से ही निकल कर जाना था और रास्ता साफ दिख नहीं रहा था। पेड़ भी सड़क के बीच में उगे हुए थे और उस पत्थर की सड़क के ऊपर भी घास उग चुकी थी। पैर रखकर पता चलता कि वहां पर पत्थर हैं, उसके बिना तो कुछ समझ भी नहीं आता। बार बार हाथ लगाकर पता करना पड़ता कि हम सही रास्ते पर भी हैं या नहीं। काफ़ी लंबा चलना पड़ा था हमें और दोपहर तक तो हम आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे। मुझे बचपन में कभी नहीं लगा था कि इतना लंबा रास्ता है। वो पहाड़ी दूर से देखने में करीब नज़र आती है, लेकिन जब हम उसका पीछा करते हैं तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आधे रास्ते पहुंचकर सब थक चुके थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर हमने खाना खाया। 1 घंटे तक आराम किया और आगे की तरफ चलने लगे। समय 3 बजे का हो गया था और यहाँ रास्ता ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। पेड़ इतने ऊंचे, उनके पार देखा नहीं जा सकता था और कभी कभी मार्टिन सर जो हमारे लीडर थे वो पेड़ के बिल्कुल शिखर तक पहुँचते, वहाँ से उन्हें सही रास्ते का पता चलता। वो रास्ता देखकर नीचे उतर आते और इस तरह बार बार पेड़ पर चढ़कर रास्ता देखने में भी बहुत समय बर्बाद हो रहा था। शाम होते होते हम उस पहाड़ी के पास आ गए थे और उस पहाड़ी के करीब पहुंचकर हमें वहाँ कोई गुफा नज़र नहीं आई। बिल्कुल सपाट सी पहाड़ी थी और वो चारों बहुत ज़्यादा गुस्सा, यहाँ पर तो कोई गुफा नहीं है। तुमने तो कहा था यहाँ सीधे गुफा उसी गांव की तरफ है। हम इसी दिशा में तो आए हैं, गुफा सामने होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे।
मेरे पास कोई खास सामान नहीं था, लेकिन उन्होंने पीठ पर भारी बैग टांगे हुए थे जिसे लेकर चलने में परेशानी हो रही थी और वो बस कर चुके थे। सच में उस पहाड़ी पर जहां गुफा होनी चाहिए वहां कोई गुफा थी ही नहीं। मैंने कहा करीब जाकर देखते हैं, यहां दूर से पता नहीं चलेगा, शायद वो गुफा ढक गई हो। जैसे ही हम करीब पहुंचे उस पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हुई थीं। वहां कई अलग से पौधे लगे हुए थे। वहां बहुत सारे तने इस तरह बिखरे हुए थे कि रास्ता ऊपर चढ़ने का दिख नहीं रहा था। ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक जगह दिखाई दी जहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। ऐसा लग रहा था पत्थरों के सहारे किसी जगह को ढका गया हो। हमने उन पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया तो वो गुफा साफ साफ दिखाई देने लगी। हमने उन पत्थरों को इस तरह से हटाया कि दोबारा वहीं पर रख देंगे, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, वरना बाद में पुलिस वाले या आर्मी वाले आ गए तो हम पकड़े जा सकते हैं। पत्थरों को सही तरह से हटाकर हम उस गुफा के अंदर जाने को तैयार थे। उस गुफा के अंदर से एक महक आ रही थी, जैसे परफ्यूम अंदर छिड़का गया हो। तभी मार्टिन सर ने कहा, यहाँ महक कैसे आ सकती है? बंद पड़ी गुफा में एक गंदी सी बदबू आनी चाहिए, लेकिन ये एक महक है जो फूलों की आ रही है या किसी इत्र की आ रही है। अंदर कोई इत्र तो हो नहीं सकता, तो ये महक कैसे? किसी के पास कोई जवाब नहीं था और वो चारों मेरी तरफ देख रहे थे। मैं कौन सा ये सब जानता था? मैंने तब कहा, मैंने आपको इस गुफा तक पहुंचा दिया, मेरा काम हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं वापस चलता हूं। वो चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने बैग खंगालना शुरू कर दिया। कुछ पैसे उनके हाथ में आए और कहा, अरे हम तो भूल गए, वो पैसों वाला बैग तो तुम्हारे उसी गांव में पड़ा है, वहां से तुम पैसे ले सकते हो। मुझे उन पर शक हो रहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपने कहा था यहां पहुंचूंगा तो हाथ में पैसे पकड़ा देंगे। अब आप कह रहे हैं उस बैग में पैसे होंगे। अगर मैं वापस गया वहां पैसे ना मिले तो मैं क्या करूंगा? वो फिर से एक दूसरे की तरफ झांकने लगे और कहने लगे, हाँ ये बात तो है, हम पर भरोसा किया नहीं जा सकता, तो अब क्या करें? तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा, तभी तुम्हें उस खजाने से हम पैसे दे देंगे जितने तुम्हारे हैं। मैं उनसे झगड़ने लगा था। उन्होंने वादा तो कुछ और किया था, लेकिन अब वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। मैं बार बार उन्हें कहता रहा, लेकिन वो कह रहे थे साथ चलना होगा, यहाँ से बाहर निकलते ही हम भाग भी तो सकते हैं। वो मुझे फंसा चुके थे और मुझे भी उस गुफा में उनके साथ ही चलना पड़ा। उन्होंने उस बैग से बहुत सारा सामान निकाला। एक हेलमेट जिस पर टॉर्च लगी हुई थी, वो टॉर्च बहुत तेज थी, मुझे भी वो एक हेलमेट पहना दिया गया। उन्होंने और भी कई सूट निकाले जो बहुत मोटे लेदर के बने हुए थे। वो सब उस सूट को पहन चुके थे, मुझे कोई सूट नहीं दिया गया। उनके सूट में कई हथियार लगे हुए थे, कई डंडे थे, कई चाकू थे, शायद ये गुफा में काम आने वाली चीजें थीं। मुझे कुछ नहीं दिया गया। वो कहने लगे, तुम तो गांव के हो, तुम तो आराम से पहाड़ियों पर चढ़ लेते हो, उतर लेते हो, चलो हमारे साथ। मैं जान गया था वो मेरी मदद नहीं करने वाले, लेकिन मैं फंसा हुआ था। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, मुझे उस खजाने से कोई मतलब नहीं। मैं भी उनके साथ ही चलने लगा। उस गुफा के हम जितना अंदर जाते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था अंधेरा बढ़ता जा रहा हो। काफी अंदर तक पहुंचने के बाद वहां हमें कुछ पुरानी बोतलें मिली। वो शराब की बोतलें थीं और भी कुछ बैग मिले, कुछ कचरा भी मिला, कुछ लिफाफे पड़े थे। शायद ये उन लोगों के होंगे जो पहले भी इस गुफा में आ चुके होंगे। यहां पर मार्टिन मुझसे बात करने लगे, तुम्हें पता है गुफा के अंदर क्या है? तो मैंने कहा, खजाना है। यहाँ गुफा के अंत में आपको खजाना मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। शायद वो हमें खजाने को हाथ ना लगाने दे। कहते हैं कि जो लालच करता है वो यहाँ फंसता है। मार्टिन हंसने लगे थे। तुम्हें ये लगता है सरकार ने कोशिश नहीं की होगी उस खजाने को पाने की? अगर इतना आसान होता तो सरकार कब का निकाल चुकी होती। तुम्हारे पास भी वो जानकारी नहीं है जो हमारे पास है। तुमने जो कहानियां सुनाई वो किंवदंतियां हैं जो हम कब से सुन चुके हैं। तुम हमारे काम के थे, इसलिए हम तुम्हारे साथ आए, और अब मैं तुम्हें भी वो चीजें बताना शुरू करता हूं जो तुम्हें भी इस पहाड़ी के बारे में नहीं पता। हजारों सालों से इस पहाड़ी को भूतों की पहाड़ी कहा जाता था। इसमें भूत समाये हुए थे। यहाँ बनी गुफाओं में भूत थे। इसके बाद यहाँ आसपास के जितने राज्यों के राजा थे
उन पर आक्रमणकारी हमला करना शुरू कर गए तो सभी खजाने को जो भी उन्होंने संभाल रखा था इसी गुफा के अंदर छिपाया गया। कहते हैं कि भूतों को ये काम दिया गया था, लेकिन इस पहाड़ी में एक और अलग शक्ति है जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। उन्होंने ये खजाना सिर्फ इस पहाड़ी में नहीं छिपाया बल्कि दूसरी दुनिया तक छोड़ा है। उस दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता इस गुफा के अंदर से है, इसीलिए कोई बच नहीं पाता, लेकिन हम तैयारी पूरी करके आए हैं। मैंने उनसे पूछना शुरू किया, अच्छा अगर हम दूसरी दुनिया में फंसे तो बाहर कैसे निकलेंगे? तो मार्टिन हंसने लगे थे। देखते जाना, हम जो करेंगे बस तुम भी वैसा ही करते जाना। वो चारों मुस्कुराने लगे थे। ऐसा लग रहा था वो मुझसे बहुत कुछ छिपा रहे थे और मैं यहाँ वो था जिसे सबसे कम पता था, इसीलिए डर मुझ में सबसे ज़्यादा था। हम उस गुफा के अंत तक पहुंच आए थे। सामने दीवार नजर आ रही थी और कोई रास्ता नहीं। सब हैरान और मैं भी कहने लगा, यहाँ तो खजाना होना चाहिए ना, ये तो खाली गुफा है और यहाँ तो और कुछ नहीं है। उस दीवार के पास पहुंचने पर पता चला वो बड़ा सा छेद जो नीचे की तरफ जाता था। उसे देखकर नीचे उतरने का मन किसी का नहीं था, क्योंकि वो सीधी नीचे की तरफ जाती ढलान थी। वो छेद बिल्कुल नीचे की तरफ था, कोई उसमें पैर रखता तो नीचे गिर जाता। एक एक करके उन्होंने उस रस्सी को फंसाया और नीचे लटक लटक कर उतरने लगे। उनके पास कई ऐसे यंत्र थे जिसे वो रस्सी में फंसाते और आराम से घिसटते हुए नीचे तक पहुंच जाते। मुझे उस रस्सी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था और वो चारों नीचे पहुंच चुके थे और मुझे आवाजें लगा रहे थे, आओ नीचे आ जाओ। मैं उस रस्सी को पकड़कर नीचे उतर रहा था और मेरी उंगलियां घिस गई थी। बड़ी मुश्किल से वो नायलॉन की रस्सी थी जिसके सहारे मुझे पकड़ पकड़ कर नीचे उतरना पड़ा और मैं दर्द से करहने लगा था। नीचे पहुंचते ही मेरी उंगलियां जल चुकी थी और वो चारों हंसे जा रहे थे। मैं अपने हाथों को आराम देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, तो मुझे भी आगे बढ़ना ही पड़ा। हाथों को सहलाते हुए मैं आगे जा रहा था और वो बार बार हंसे जा रहे थे और अपनी हंसी रोके जा रहे थे, जैसे वो मेरे चेहरे पर हंसना चाहते हों। हम थोड़ा आगे बढ़े तो दीवारों पर खून के निशान बने हुए थे। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे खून को छिड़का गया हो। उस गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते वो खून के निशान इतने ज़्यादा थे कि हम सब डर चुके थे। वो चारों सहमे सहमे से एक दूसरे को पकड़े आगे बढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा जानवर हो जो किसी को भी मार सकता हो, इसीलिए खून के ये निशान बनाए गए हैं। इसके बाद वो एक जगह पर रुक गए। वहाँ से गुफा थोड़ी चौड़ी होती थी, बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। वो वहाँ रुक गए और मुझे खींचकर लाकर आगे कर दिया। उन्होंने कहा, इतनी देर से तुम पीछे चल रहे थे, अब तुम्हें सबसे आगे चलना होगा। जैसे ही मैं आगे हुआ, सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। एक काले कपड़े पहने औरत उस पर बैठी हुई थी, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बिल्कुल चुप बैठी थी, लेकिन रोशनी पड़ने के बाद वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगी थी। मुझे सबसे आगे कर दिया गया था और वो सब कह रहे थे, तुम्हें आगे की तरफ चलना होगा, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, पीछे मुड़कर मत देखना, जो पीछे मुड़कर देखेगा उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। मैं डर गया था। मैं आगे बढ़ता और पीछे उन्हें देख तक नहीं पाता कि वो मेरे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं। जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा, पास से उसकी सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो बड़े जोर जोर से सांस ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो कांपने लगी, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, लेकिन यहाँ ठंड थी नहीं। वो बेवजह कांपे जा रही थी। मैं उसके और करीब पहुंचा और उन लोगों में से एक ने आवाज़ लगाकर कहा, बात करो इससे, कुछ कहो इसे। मैंने उस औरत से पूछने की कोशिश की, आगे जाने का रास्ता कौन सा है? यहाँ चारों तरफ कई रास्ते बने हुए हैं, हमें किस रास्ते से जाना होगा? वो बूढ़ी औरत घूमी और उसका चेहरा मेरी तरफ आ गया। वो भद्दा सड़ा हुआ चेहरा जिसके अंदर हड्डियां तक नजर आ रही थीं। उसकी आंखें बड़ी सफ़ेद रंग की थी और नाक बहुत लंबा। वो कपड़े नहीं थे जो उसके पीछे से काले रंग के दिख रहे थे, वो उसके शरीर का ही हिस्सा था। उसका मांस था वो जो इतना बड़ा फूल कर हो चुका था।
उसके बड़ा सा कूबड़ निकला हुआ था और मेरी तरफ देखते ही उसके चेहरे से जैसे खून की बूंदें बाहर की तरफ टपकने लगी। वो हंसने लगी थी और उसकी हंसी की गूंज चारों तरफ फैल गई थी। वो चेहरे को देखकर मैं डर गया। मैं चीखने लगा और मैंने 4 कदम पीछे हटा लिए, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देख रहा था। मैं पीछे की तरफ भाग कर जा रहा था और पीछे खड़े उन लोगों ने कहा, ये कुछ नहीं कहेगी, ये बस जवाब देगी। वो मुझे कहने लगे थे कि दोबारा सवाल पूछो, जाने का रास्ता पूछो, यही बताएगी। हर तरफ कई गुफाओं का रास्ता बना हुआ था और गलत रास्ते पर जाने का मतलब मौत था। सिर्फ यही जानती थी कि सही रास्ता क्या है और इससे सवाल करने पर यह जवाब देती, लेकिन आगे क्या होता मुझे नहीं बता रहे थे वो। मैं फिर से डरता डरता उसके पास गया। उसका चेहरा मेरी तरफ था और वो डरावना चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं अपनी नजरें नीचे झुकाकर उसके करीब पहुंचा और मैंने कहा, यहां से आगे जाने का रास्ता कहाँ है? तो उस बूढ़ी औरत ने खांसते खांसते बहुत डरावनी सी आवाज में कहा, आगे जाकर करना क्या चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? कहाँ जाने का रास्ता ढूंढना है? तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाएगा, शरीर छोड़ने वाला रास्ता मिल जाएगा, मौत का रास्ता मिल जाएगा, खजाने का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ हर गुफा अलग रास्ते पर जाती है। तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए? मुझे नहीं पता था इसका जवाब क्या दूं। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा, तभी उन्होंने तीखी सी आवाज में कहा, ना, पीछे नहीं, पीछे मत मुड़ना। तुम पीछे मुड़े और ये तुम्हारी पीठ पर हमला कर देगी, तुम्हें यहीं पर मौत के घाट उतार देगी। पीछे मत मुड़ना। मैंने अपना चेहरा फिर से आगे की तरफ कर लिया और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसने बड़े से नाखून निकाल रखे थे और मेरे सर के बहुत करीब आ चुकी थी। तब मैं बहुत डर गया। अगर मैं पीछे घूम चुका होता तो मेरे शरीर को नोच चुकी होती ये। उसने अपने नाखून अंदर की तरफ किए, दोबारा उस पत्थर पर कुबड़ निकाल कर बैठ गई। उसके बाद वो हंसने लगी, लेकिन मुझे तो उससे सवाल करना था। मैंने उन लोगों से पूछा, क्या पूछूं? कौन से रास्ते पर जाना है? तो उन्होंने कहा, खजाना। हम यहाँ खजाना ढूंढने के लिए आए हैं ना, खजाने का रास्ता पूछो। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, खजाने का रास्ता चाहिए हमें खजाना ढूंढना है। तो उसने एक गुफा की तरफ इशारा कर दिया। उस पर ऊपर की तरफ एक निशान बना हुआ था। इसके बाद मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो उन लोगों ने पीछे से बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें पीठ उस रास्ते की तरफ करनी होगी, चेहरा हमेशा इसकी तरफ ही रखना, वरना ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने घूमते हुए उसकी तरफ चेहरा कर लिया था और अब मेरी पीठ उस गुफा की तरफ थी। मुझे वो चारों लोग नजर आ रहे थे। वो तो बिल्कुल शुरुआत में ही खड़े थे, वो आगे आए ही नहीं। मुझे अकेले को इतना आगे तक भेज दिया था। उसके बाद वो समझ गए थे कि ये रास्ता जाने का है और समय भी अब आगे बढ़ने का हो चुका है। वो भी उस बूढ़ी औरत की तरफ चेहरा करके आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही वो चारों वहां पहुंचे, 4 वैसी ही अजीब सी चुड़ैलें वहां 4 पत्थरों पर जैसे दिखना शुरू हो गई। वो उसके आगे थी और थोड़ी दूरी पर थी। वहां चारों की तरफ चेहरा करना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। यहाँ जितने लोग आएंगे उतनी चुड़ैलें बनेंगी, उसके बाद उनकी तरफ चेहरा करना उतना ही मुश्किल होगा। हम जान गए थे और वो हर किसी की तरफ बार बार चेहरा घुमाते और वो चुड़ैलें जिनकी तरफ थोड़ी सी पीठ हो जाती, वो जैसे छलांग लगाकर नाखून निकाल कर नोचने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन एकदम से जैसे ही उनकी तरफ चेहरा किया जाता, वो दोबारा कुबड़ निकाल कर बैठ जाती। मैं तो उस पहली चुड़ैल की तरफ चेहरा करके उस गुफा के काफी नजदीक तक पहुंच आया था। मैं हर किसी की तरफ चेहरा किए हुए था, लेकिन वो उस गुफा के बीच में थे और वहां से हर तरफ चेहरा करना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। वो चुड़ैलें जिनकी संख्या 5 थी, वो चारों तरफ जैसे फैली हुई थी। हर बार जब उनकी तरफ पीठ होती तो उन्हें नोचने की कोशिश की जाती।
वो भागते हुए, हिलते हुए, कभी इधर चेहरा करते कभी उधर चेहरा करते इस गुफा के नज़दीक आ चले थे। इस रास्ते के पास पहुंचते ही उनके चेहरे भी उनकी तरफ थे। मैंने जैसे ही कदम इस गुफा में रखा, एक चुड़ैल गायब। अब वहां पर 4 चुड़ैलें बची थी। जैसे ही मार्टिन सर ने गुफा के अंदर पैर रखा, वहां 3 चुड़ैलें रह गई थीं। जैसे ही सब इस गुफा के इस तरफ आ गए, वहां सारी चुड़ैलें गायब हो गई। वहां उतनी चुड़ैलें नजर आती थी जितने लोग वहां पर आते थे, यानी ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा चुड़ैलें और ज्यादा मुश्किल रास्ता। यहां पर ऐसी ही माया थी, और अगर कोई गलती करता तो वो चुड़ैलें उन्हें नोच खाती। यहां पर खून के बहुत सारे धब्बे तो थे, लेकिन शरीर का एक अंग, कोई हड्डी तक दिख नहीं रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि ये सिर्फ नोचती ही नहीं बल्कि हड्डियां तक निगल जाती हैं। हम इस गुफा में आ गए थे और वो यहाँ से गायब। इसके बाद हमें अब आगे बढ़ना था उस गुफा में। उस खजाने का रास्ता हमारे पास था और हमें वापसी में इसी रास्ते से होकर तो गुजरना था। उस बात का ध्यान भी हमें रखना होगा। वो चारों अब एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा कोई हाथ पकड़े हुए ही नहीं था। मैं अकेला, मेरे पास ना तो कोई सूट था, हाथ मेरे छिले हुए थे और वहां पर कुछ कटीले पौधे लगे हुए थे जो उस गुफा के ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए थे। हाथ से बार बार उन्हें पीछे करना पड़ता और उनके कांटे कभी कभी मेरे उन जख्मों पर चुभ जाते, जिस कारण मेरी चीख निकल जाती। लेकिन वो चारों लोग बार बार मुझ पर गुस्सा हो जाते। चीखना नहीं है, हम एक ऐसी खतरनाक जगह पर हैं जहां पर किसी की भी मौत हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी भले ही ज्यादा कीमती ना हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। तुम भी अगर मरना नहीं चाहते तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना हमें बाद में मत कहना। तभी मार्टिन सर ने मध्यम सी आवाज में कहा, कैसे कहेगा, मर ही जाएगा तो कहेगा थोड़े ना कुछ। इस बात पर चारों हंसने लगे थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये मेरी परवाह तक नहीं करेंगे अगर मैं मर गया। मुझे बस इनके साथ ही रहना होगा अगर जिंदा रहना है। गलती मैंने कर दी थी इस गुफा में आने की, और मुझे बचना भी अपने लिए होगा। हम पांचों अब आगे बढ़ने लगे थे। वो गुफा धीरे धीरे संकरी होती गई, इतनी संकरी हो गई कि हमें घिसटकर आगे चलना पड़ रहा था। मुझे इस बात का डर था कोई इसमें फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही उस संकरी गुफा के अंत तक पहुंचे, उसके बाद फिर से एक छेद, नीचे जाने का रास्ता। मार्टिन सर सबसे आगे थे। उन्होंने वो रस्सी लगाई, उससे वो कुंडी सी फंसाई और उससे घिसटते हुए नीचे आ गए। उन्होंने हाथों का उपयोग किया तक नहीं। वो चारों के चारों इसी तरह नीचे पहुंचाए थे। ये काफी नीचे तक जाता छेद था और आगे और गुफा थी जिसके 2 रास्ते बने हुए थे। मैं अभी ऊपर था। उस रस्सी को मुझे हाथ से पकड़कर ही नीचे तक पहुंचना था। मेरे हाथ पहले से छिले हुए थे और अब एक और रस्सी को पकड़ना था। मैं उन्हें कहने लगा, ये कुंडी मुझे भी दे दो, उसी के सहारे नीचे आ जाता हूं ना। लेकिन किसी ने वो नहीं दिया। उन्होंने अपनी अपनी उस कुंडी को जेब में डाल लिया। मुझे हाथों के सहारे नीचे उतरना था और मैंने उस रस्सी का सहारा नहीं लिया। वहां पत्थर लगे हुए थे जिन पर मैं उंगलियां फंसाकर, पैर फंसाकर नीचे उतरा। हाथ मेरे छिल चुके थे और आधे तक ही पहुंचा था कि मेरी उंगलियों में दर्द हुआ और एक जगह मैं पकड़ ना सका और आधी जगह से ही मैं नीचे गिरा। नीचे उन कंकड़ों पर गिरा था जो मेरी पीठ में चुभ गए थे, जिस कारण पीठ से भी खून निकलने लगा था। वो चारों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे उठाया नहीं। वो चारों आगे बढ़ चले थे और मैं बड़ी मुश्किल से उठा। वापस नहीं जाया जा सकता था, आगे ही बढ़ना था हमें। अकेला शायद मैं उन रास्तों से ना निकल पाता। जैसा वो करते मुझे भी वैसा ही करना था। अब हम उन 2 रास्तों में से किसी एक का चुनाव करने वाले थे और हमें नहीं पता था किस रास्ते पर जाना है। मार्टिन मेरी तरफ देखने लगे। कोई किंवदंती सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, दोनों में से किसका चुनाव करना है? तो मैंने कहा, वही रास्ता जिसमें भूत नुकसान ना करें वो सही है। जहां पर भूत नुकसान करेंगे वो रास्ता गलत है, क्योंकि भूतों की बनाई हुई जगह में भूत खुद रास्ता देते हैं, तब आप खजाना ढूंढ सकते हैं। उनकी रजामंदी के बिना खजाने को हाथ तक नहीं लगाया जा सकता। तो हमें वो रास्ता चुनना होगा। उन्होंने कहा, पता कैसे चलेगा किसमें भूत है?
मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। इन दोनों में से एक में भूत हम पर हमला करेंगे, जबकि एक में रास्ता देंगे। हम आधे आधे हो जाते हैं ना। जिस पर हमला हुआ वो वापस आएगा और दूसरे रास्ते चल पड़ेगा। उन्होंने रास्ता दे दिया था मुझे आगे बढ़ने के लिए, और मैंने कहा मैं आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्होंने पकड़कर वो पहले रास्ते पर मुझे धकेल दिया, और मैं जैसे ही पहले वाले रास्ते के अंदर घुसा, उस गुफा के अंदर मुझे सफेद रोशनी नजर आने लगी। मैं उस सफेद रोशनी को देख तो पा रहा था, लेकिन उसे छू नहीं पा रहा था। वो मेरी आंखों के बहुत करीब थी। मैं उस रोशनी को शरीर के अंदर चुभता हुआ महसूस कर रहा था। उस रोशनी ने एक आकार लिया। वो एक आत्मा का आकार लेकर मेरे चेहरे के पास मेरे शरीर की शक्ति चूसने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था शरीर की शक्ति चूसी जा रही हो। मेरी उंगलियां भी मुड़ने लगी थी, मेरी टांगें जकड़ने लगी थी, और मैं हिलने में नाकाम सा होने लगा था। वहां वैसी ही 2-3 और रोशनियां आईं, वो भी मुझे चूसने लगी। मेरे शरीर की शक्ति सारी निकलने को हो चुकी थी, और अब शरीर थर थर कांपने लगा था। मुझे ठंड लगने लगी थी, और मैं घिसटता घिसटता उसी रास्ते से वापस आना चाहता था। बड़ी मुश्किल हुई मुझे उस पहले रास्ते से बाहर निकलकर उन चारों के पास पहुंचने में, लेकिन उनमें से किसी ने हाथ देकर भी मुझे खींचने की जहमत ना उठाई थी। बड़ी मुश्किल से उस रास्ते से वापस पहुंच पाया था, और वो रोशनियां यहाँ नहीं आ पा रही थी। वो सिर्फ उस रास्ते की ही रखवाली करती थी। वापस आकर देखा मैंने, मेरी उंगलियां जैसे सिकुड़ गई थी। मेरे शरीर पर कई दाग पड़ चुके थे। शरीर का खून बहुत सारा चूसा जा चुका था। मैं थोड़ा थोड़ा उम्र दराज महसूस कर रहा था। उठने में परेशानी हुई। पीठ ऐसी थी मेरी जैसे मैं कोई बूढ़ा हूं। वो चारों मुझ पर हंस रहे थे। उसके बाद मार्टिन ने कहा, ये वो प्रेत हैं जो उम्र चूसते हैं। तुम कुछ ही क्षण के लिए उनके पास थे तो 2 साल की उम्र चूसी है। तुम्हें ठीक होने में 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन उम्र 2 साल कम हो गई है तुम्हारी। वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ चले थे, और मैं वहां बैठा सांस ले रहा था। मैं जख्मी, थका हुआ, चोटिल आगे बढ़ रहा था, और वो चारों थकान से ग्रस्त नहीं हुए थे। उस रास्ते से आगे जाते जाते हमें जैसे गुफा का दूसरा हिस्सा नजर आया था। सामने बाहर निकलने का एक रास्ता था। हमें कुछ रोशनी दिखना शुरू हो गई थी, और वो चारों भागते हुए उस रोशनी से पार निकल गए गुफा की दूसरी तरफ, जबकि मैं लंगड़ाता हुआ जख्मी धीरे धीरे उस पार पहुंचा था। उसके बाद मैंने देखा हम उस गुफा से बाहर आ गए थे, और सामने जंगल था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक सड़क जैसा रास्ता बना हुआ था, जो सामने बड़ी सी उस इमारत की तरफ जा रहा था। यहाँ जंगल में इतनी बड़ी इमारत है, मुझे कभी पता ही नहीं था। वहाँ पेड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। इन छोटे पेड़ों के पार भी वो बड़ी सी इमारत बहुत ऊंची थी। पिरामिड जैसी दिख रही थी वो, लेकिन उसका आकार कुछ बदला बदला सा भी था। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते रहे, वो चारों अपनी रफ्तार तेज कर रहे थे, लेकिन मैं लंगड़ाता लंगड़ाता उनके साथ मिल नहीं पा रहा था। वो बहुत आगे दूर से मुझे दिख रहे थे, और मैं लंगड़ाता लंगड़ाता उनके करीब किसी तरह मेल खाने की कोशिश करता रहा। जैसे ही हम उस बड़ी सी इमारत के करीब पहुंचे, उसका आकार विशाल था। ऐसी इमारत की कोई तस्वीर तक नहीं देखी मैंने। इस जंगल में वो मौजूद है और हमें पता तक नहीं। जैसे ही उसकी सीढ़ियों पर वो चढ़ने लगे, वहां प्रेतों की संख्या बढ़ने लगी थी। वो काली सी परछाइयों जैसे इंसान हर सीढ़ी पर दिखना शुरू हो गए थे, और उन्होंने हाथ अंदर जाने की तरफ किया हुआ था, जैसे वो हमारे लिए ही खड़े हों और कह रहे हों, आप अंदर जा सकते हैं। जैसे जैसे वो चारों सीढ़ियां चढ़ते रहे, वो काली परछाइयां भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना रही थीं। हर किसी के पास से आवाज़ आ रही थी, खजाना अंदर है, आप जा सकते हैं। खजाना अंदर है, आप जा सकते हैं। मैं उन काली परछाइयों के पास पहुंचा। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उनसे ही रास्ता पूछ सकता था बाहर जाने का। ये चारों तो बताने वाले नहीं थे। मैं पहली काली परछाई के पास पहुंचा, और उसने अंदर जाने की तरफ इशारा किया और कहा, खजाना अंदर है, तुम जा सकते हो।
लेकिन मैं रोता हुआ उससे कहने लगा, अंदर नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। वो परछाई चुप कर गई थी। उसके बाद मैंने दूसरी परछाई से पूछा और उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। ऊपर की सीढ़ियों तक ये काली परछाइयाँ थी। उसके बाद सफ़ेद परछाइयाँ जो इंसानों की तरह वहाँ पर खड़ी थी, वो भी इसी तरह बोल रही थी कि आप अंदर जा सकते हैं। सफ़ेद परछाई से पूछा मैंने, मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। तो उसने कहा, खजाने को हाथ मत लगाना। उसकी बात मेरे कानों में गूंज गई थी। मैं उसके बाद उस बड़ी सी इमारत के ऊपर तक पहुंचकर अंदर चला गया था। एक छोटा सा कमरा उसके शिखर पर था और वहां अंदर एक बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ था जिसमें सोने की सिल्लियां पड़ी थी। आसपास बिखरा हुआ बहुत सारा सामान था जो सुनहरी रंग का था। सोने के सिक्के, सोने के गहने, वो पूरा कमरा सोने से भरा था। वहां टन के हिसाब से सोना था और वो चारों उन सिक्कों को उठा कर इधर फेंक रहे थे, बार बार उन्हें चूम रहे थे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जबकि मैं अधमरा सा उस खजाने को छूना तक नहीं चाहता था। जैसा उस परछाई ने कहा था मैं वैसा करने वाला था। मैं उस कमरे के पास पहुंचा और उन्हें कहने लगा, मुझे बाहर जाना है, तुम्हें खजाना मिल गया, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं ये लेना नहीं चाहता। तभी मार्टिन बोले, तुम्हें देगा भी कौन? तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात भी है सोने को हाथ लगाने की? हमने ढूंढा है, तुम बस पीछे थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो बात थी पैसों की, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि पैसे ना दे। उन्होंने अपनी पीठ पर टांगा वो छोटा सा बैग मेरी तरफ फेंक दिया। उठाओ इसे, निकलो यहां से, ये तुम्हारे 5 लाख जैसा हमने वादा किया था। वो बैग देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। तुमने तो कहा था पैसे नहीं है, वो तो वहां घर में छोड़े हैं, तो ये कहां से आ गए? तो मार्टिन भी गुस्से में आकर कहने लगा, उठाते हो ये भी नहीं मिलेंगे, लेना चाहते हो या नहीं? मैं रोता हुआ उसे उठाना ही चाहता था। मैंने उस बैग को कंधे पर टांग लिया और मैं बस वहां खड़ा देख रहा था। वो सोने को उठा कर बैग में भर रहे थे और यहाँ पर इतना ज़्यादा सोना था कि एक बार में ले जाया नहीं जा सकता था। उन्होंने अपना सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बैग खाली कर दिए थे और इस सोने की सिल्लियों, सोने के सिक्कों से भर दिए थे। उन्होंने वो सारे बैग सोने से भर दिए और उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मैं बस उनके पीछे पीछे जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं उन रास्तों से वापस कैसे जा पाऊंगा। इसके बाद नीचे पहुंचते ही वो सामने पेड़ों पर टंगी हुई चादरों की तरफ इशारा किया मार्टिन ने। ओढ़ लो इन चादरों को, इन चादरों को ओढ़ने के बाद ही बाहर निकला जा सकता है। अगर इन्हें नहीं ओढ़ा तो बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा उन्होंने कहा मैंने भी वैसा ही कर लिया। वहां पर कम ही चादरें थी और जो साफ चादरें थी उन्होंने ओढ़ रखी थी। मुझे एक फटी हुई चादर मिली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चादर ओढ़ चुका था। इन्हीं के सहारे शायद बाहर निकलना था। मार्टिन को सब पता था, लेकिन जो वो करता हमें भी वैसा ही करना था, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। उसके बाद आसपास के पेड़ों पर बहुत सारी चादरें थी, कई रंग बिरंगी तो कई काली सफेद। हमने जो चादरें ओढ़ रखी थी वो काले रंग की थी और हम उसी के सहारे उसी गुफा के उस रास्ते तक पहुंचाए और वहां पहुंचकर मार्टिन ने एक सोने की सिल्ली जमीन पर बने उस निशान पर रख दी। उस निशान पर जैसे ही उसने वो सिल्ली को रखा था, उस गुफा के रास्ते के पास ही एक और रास्ता बन गया। ये क्या, पहले तो ये नजर नहीं आया था। वो उसी के सहारे अंदर घुसने लगे थे और वो रास्ता तेजी से बंद होने लगा था। मैं घिसटता हुआ किसी तरह से उस छोटी सी जगह से निकल पाया और वो दरवाजा बंद हो गया। मेरे सर की वो टोपी जिस पर वो टॉर्च लगी थी वो भी नीचे गिर चुकी थी और पीछे रह चुकी थी। मैं अब उन्हीं के पास रहना चाहता था, वरना अंधेरे में मैं भटक जाऊंगा और बाहर कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा चले थे हम और हम उस जगह पहुंच गए थे जहां से हम इस पहाड़ी की गुफा में घुसे थे। इतना छोटा रास्ता बाहर निकलने का। मुझे लगा था हमें उसी जगह ऊपर चढ़ना होगा उन रस्सियों से जहां से मैं नीचे गिरा था। मेरी उंगलियां छिली थी। हमें उस चुड़ैल का सामना करना होगा, लेकिन नहीं, बाहर निकलने का रास्ता ज़्यादा आसान था।
जैसे ही हम उस रास्ते तक पहुंचे, बाहर पड़े वही पत्थर नजर आए। मार्टिन वहां रुक चुके थे और इधर उधर झांक रहे थे। वो बड़े डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने सबको कहा, यहाँ से बाहर निकलना सबसे मुश्किल है। मुझे याद है आखिरी बार जब मैं पिताजी के साथ आया था, मैं वो अकेला था जिसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, इसीलिए मैं बाहर निकल पाया था। लेकिन कोई बाहर नहीं आया। पिताजी भी अंदर ही फंस गए थे। ये काली चादर ही हमें बाहर निकाल सकती है और कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ध्यान रखना, चादर अपने शरीर पर इस तरह से ओढ़ लेना जैसे कुछ दिख ही ना रहा हो। सबसे पहले मार्टिन ने वो चादर ओढ़ी और वो वहां से बाहर निकलने लगे, लेकिन वो पत्थर जो हमने हटाए थे और रास्ता बनाया था वो वापस अपनी जगह पर लगने लगे और मार्टिन उन पत्थरों के बीच बार बार फंस रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ये ऐसा जादू था जो किसी को जैसे बाहर निकलने नहीं दे रहा था। उनकी उंगलियां भी बार बार पत्थर में फंसी, जिस कारण उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया। सर पर भी कई पत्थर टकराए, जैसे अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। वो बार बार कोशिश करते रहे और उसके बाद वहां पर चीखना शुरू हो गए, मैं ऐसे बाहर आया था, इस बार बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? मैं पिछली बार इसी तरह इस काली चादर को ओढ़ कर आया था, किसी ने काली चादर नहीं ओढ़ी थी। काली चादर से हम बाहर निकलते हैं, इस बार क्यों नहीं हो रहा? उसके बाद एक एक करके सबने कोशिश की। वो पत्थर बार बार फंस से जाते और वहां रास्ता निकलने का बन नहीं पाता। वो बार बार छिल जाते, उंगलियां उनकी टूट गई थी, उन पर बार बार पत्थर बरस रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते, बड़ा सा पत्थर टकराता, उन्हें धकेल कर अंदर कर देता। मैं अकेला बचा था जिसने कोशिश नहीं की थी। मैं पहले ही अधमरा हो चुका था, मेरे शरीर में पहले ही जान नहीं थी। खून मेरा निकल चुका था, बाकी निचुड़ चुका था। मैं उम्रदराज बूढ़ा महसूस कर रहा था। उन्होंने मुझे इशारा किया आगे बढ़ने की तरफ। जैसे ही मैं उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, उस गुफा के अंदर से बड़े बड़े काले रंग के हाथ बाजू निकलने लगे जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सामने बाजू ही बाजू थे जिन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया था, एक एक करके सबको खींचते हुए जैसे उसी दीवार के अंदर धंसाने की कोशिश करते रहे। पहले उन तीनों को खींच खींच कर अंदर धंसाया, शरीर के हिस्से कर दिए, टांगें खींच कर तोड़ दी, सर को नोच लिया था और उन्हें उसी के अंदर खींच लिया। उसके बाद मार्टिन का भी वही हाल हुआ। मैं पीछे खड़ा था उन हाथों से थोड़ा सा दूर, वहां खींच खींच कर निचोड़ कर जैसे उन्हें दीवारों में समा लिया गया। उसके बाद वो हाथ दोबारा उसी दीवार में चले गए। मुझे उनके चेहरे दिख रहे थे, चारों के चेहरे बार बार दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन वो हाथ उन्हें पीछे खींच लेते। वो चीखें वहां सुनाई दे रही थी, उस गुफा में चीखें ही चीखें थी, जैसे वो अपने साथ उन्हें ले गए थे। मैं रो रहा था, बिलक रहा था, मेरे साथ भी यही होगा, हम सब यहाँ फंस गए। लालच करने वाला हर कोई फंसता है और मैं भी फंस गया। मैं अब क्या करता? वापस भी नहीं जाना चाहता था। बाहर निकलने की कोशिश तो मुझे भी करनी थी। मैंने उस काली चादर को ओढ़ लिया। उसके बाद मैं उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। मुझे लगा वो पत्थर मुझे मारेगा, वो कंकड़ मुझ पर गिरेंगे और मैं इसी में दब जाऊंगा। फिर वो हाथ आएंगे, वो बाजू आएंगे काले रंग के, खींच कर मुझे भी दीवार में समा लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। मैं उस रास्ते से, उस गुफा से बाहर निकल आया था और जैसे ही मैं काफ़ी आगे तक आ गया, मुझे लगा मैं बाहर आ चुका हूँ। मैंने उस काली चादर को अपने सर से हटाया, पीछे मुड़कर देखा, वो चारों धुंधले धुंधले से आत्मा बनकर उस गुफा के अंदर थे। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मर चुके थे। उनकी आत्मा थी जो वहाँ कैद हो चुकी थी। मैं करीब खड़ा खींचकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी करता रहा। मैं तो उस गुफा के अंदर जा सकता था, जैसे उनके लिए एक पर्दा सा लग चुका था जिसके पार वो बाहर नहीं आ सकते थे। वो कैदी बन चुके थे उस गुफा के। मार्टिन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और मुझे उन पर तरस आ रहा था। भले ही उन पर तरस आना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी की चीखें आपको दया लाने के लिए काफ़ी होती हैं।
मैं हाथ से पकड़कर उन्हें बाहर खींचना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। तब मार्टिन चीख रहे थे, पिछली बार मैं ऐसे बाहर निकला था। वो लड़का जिसकी तुमने कहानी सुनाई थी, वही इस गुफा से बाहर आया था बचकर। मैं पिछली बार इस काली चादर को ओढ़ कर निकला था, इस बार क्यों नहीं निकल पाया? तो मुझे अचानक याद आया, उस सफेद परछाई ने कहा था, खजाने को छूना मत। मैंने मार्टिन को कहा, यकीनन पिछली बार तुम्हारे मन में लालच नहीं थी, इसीलिए तुमने खजाने को हाथ नहीं लगाया था। तुम तो अपने पिता के साथ आए थे, इसीलिए तुम जिंदा बाहर आ पाए। लेकिन इस बार तुमने खजाने की लालच की, उसे हाथ लगाया, इसीलिए बाहर नहीं आ पाए। वो मैं था इस बार जिसने खजाने को हाथ नहीं लगाया, इसीलिए मैं बाहर आ पाया। मार्टिन अंदर चीखता रहा था और मुझे कह रहा था, तुम्हें भी अंदर आना चाहिए, हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बार अंदर नहीं आ सकता था। मेरी पीठ पर एक बैग था जिसमें 5 लाख थे। मैंने सौदे के अनुसार उन्हें इस गुफा में पहुंचाया। मेरा काम पूरा हुआ। मैं उस गुफा से दूर आ रहा था और वो पत्थर जिसे हटाकर रास्ता बनाया गया था, अपने आप अपनी जगह पर लगते जा रहे थे। धीरे धीरे वो गुफा बंद हो गई और वो अंदर से आ रही चीखें भी मध्यम होती होती बंद हो गई। मैं अपने गांव की तरफ निकल आया था और थका हुआ था, लेकिन मन में ये आस थी, मैं बच तो गया। मैंने लालच नहीं की, इसीलिए बच गया। ये खजाना ऐसा ही है, जो भी लालच में से ढूंढने आता है वो यहीं पर कैद होकर रह जाता है। लालच किए बिना अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया था। गांव तक चले जा रहा था मैं, और मुझे पता नहीं था मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। शरीर थका था, खून निकल चुका था, मैं फिर भी गांव तक पहुंच ही गया। बहुत चलना पड़ा था मुझे। पिताजी की आंखों में आंसू थे और वो मुझे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहते थे। गांव से दूर था अस्पताल। अस्पताल पहुंचकर पिताजी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने बैग की तरफ इशारा कर दिया। उस बैग में मेरे इलाज के पैसे थे और अचानक शायद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे इतना ही याद है, जब मेरी आंख खुली वो 3 दिन बीत चुके थे। उसके कुछ दिनों बाद मुझे छुट्टी मिल गई और आज मैं फिर से उसी गांव में हूँ। अब मेरे पास सुनाने को कई नई कहानियां हैं, जिसे सुनने के लिए गांव वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कहानी मेरी है, जो मैं अब गांव वालों को सुनाने वाला हूँ। इसका सबक तो यही है, लालच बुरी बला है, लालच करोगे तो मरोगे। ये भूतों का पहाड़ है जो खजाने को सुरक्षित रखे हुए है। जो भी उसे ढूंढने जाता है वहीं कैद हो जाता है।